हेलो बच्चों, मैं आप सबकी बायोलॉजी एजुकेटर मेंटर सृष्टि मैम संकल्प के इस ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में बच्चों हमने पुष्प की संरचना की बात कर ली थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में और उसमें पराग कोश के अंदर कैसे परागकण बनते हैं उन सारी चीजों के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों नर जननांग के बारे में। तो पुष्पों का नर जननांग या पुमंग, इसके हम संरचना की बात करें बच्चों तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो पुमंग होते हैं इसमें एक पराग कोश और एक पुतंतु पाई जाती है। फिर हम इस पराग कोश को काट करके देखें, इसका अनुप्रस्थ काट करें, अनुप्रस्थ डायरेक्शन में इसको काटें तो देखेंगे हम इसमें कि इसमें दो द्विकोष्ठीय संरचना पाई जाती है। और ये जो द्विकोष्ठीय संरचना होती है इसमें लघु बीजाणु की संख्या 4 होती है, ऐसा हमने बात कर लिया था। तो बच्चों अब हम इसके बारे में आगे बात करें कि ये जो लघु बीजाणुधानी है इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर बनेगा लघु बीजाणु, बनेगा लघु बीजाणु जिसको हम कहेंगे परागकण, जिसको हम कहेंगे परागकण। अब इस लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण कैसे बनेगा? इस लघु बीजाणुधानी में पाए जाने वाले जो ये स्तर हैं वो कैसे बनेंगे उसकी हम बात करें बच्चों तो ये जो पराग कोश होता है, जो ये पराग कोश होता है इसमें सबसे पहले दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है बच्चों हाइपोडर्मिस। दूसरी होती है हाइपोडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस है तो हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाओं में ढेर सारा कोशिका द्रव्य भर जाता है और उसमें एक स्पष्ट केंद्रक दिखने लगता है। यानी कि अगर हम इस एपिडर्मिस के नीचे इस कोशिकाओं की बात करें तो इसमें सघन कोशिका द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक दिखाई पड़ने लगता है हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में। इस हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में हमें जब सघन कोशिका द्रव्य और सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई पड़ने लगे तो हम इसी हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं को, मतलब इसमें पाए जाने वाली जो कोशिकाएं हैं जिसमें सघन कोशिका द्रव्य हो और सुस्पष्ट केंद्रक हो, तो इस हाइपोडर्मिस में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम नाम देते हैं प्रपसु आरंभिक कोशिकाएं। प्रपसु आरंभिक कोशिकाएं, किस कोशिकाओं की बात कर रहे हैं हम? हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं की। हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं बच्चों। तो हमने क्या बोला कि अगर हम पराग कोश में देखें कि पराग कोश में जो कई तरह के स्तर बनेंगे और लघु बीजाणु बनेगी, परागकण बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? पराग कोश में दो स्तर हैं, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में बच्चों क्या हुआ? हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य भर गया और सुस्पष्ट केंद्रक आ गया जब, तो इन्हीं कोशिकाओं को हम नाम देने लगे प्रपसु आरंभिक कोशिकाएं। ठीक है, पशु आरंभिक कोशिकाओं में होगा क्या बच्चों? तो इन प्रपशु आरंभिक कोशिका में
होगा परिणत विभाजन। ये एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। जब ये किसी कोशिका के किनारे पे होता है, परिधि पे होता है, तो इसको हम कहते हैं परिणत विभाजन। ये भी एक प्रकार का बच्चों समसूत्री विभाजन है। ये एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है। अब इस प्रपशु आरंभिक कोशिका में जब परिणत विभाजन होता है, तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं बच्चों। जिसको पहली एक जो कोशिका बनती है उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसको हम नाम देते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। दूसरी जो कोशिका बनती है बच्चों उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। इसको हम नाम देते हैं बच्चों प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। अब देखो बच्चों ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका बनी, इसमें नाम ही है, देखो इसका नाम ही है भित्ति। इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है, एक नाम आ रहा है भित्ति। भित्ति का मतलब होता है किसी भी कोशिका का लेयर या स्तर। तो ये अब आगे चल के पराग कोश का पराग कोश का चारों स्तर का निर्माण करती हैं। पराग कोश में टोटल 4 स्तर पाए जाते हैं। एक स्तर तो ऑलरेडी पहले इसमें है, तो 3 स्तर लिखो यहाँ पे, 3 स्तर का निर्माण करती हैं। पराग कोश का वो 3 स्तर कौन कौन सा है, तो उस 3 स्तर का नाम है एंडोथीशियम, मध्य परत और टैपिटम। ये तीनों स्तर का निर्माण करेंगी कौन, प्राथमिक भित्ति कोशिका, जो बनी है कहां से, प्रपशु आरंभिक कोशिका के परिणत विभाजन से बनी है। प्रपशु आरंभिक कोशिका के परिणत विभाजन से जो दूसरी कोशिका बनी है बच्चों, जिसका नाम है प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। तो इसमें नाम ही आ रहा है बीजाणु जनक, यानी ये कहीं ना कहीं बीजाणु का निर्माण करेंगी। तो ये जिन बीजाणु का निर्माण करती हैं बच्चों, उसका नाम है कि ये बनाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये बनाएंगी बच्चों लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यानी प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका जो है वो फिर से समसूत्री विभाजन करेंगी और लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगी। अभी तक बच्चों हमने जहां पे भी बात की विभाजन की, वो सभी विभाजन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है। यानी अगर प्रपशु आरंभिक कोशिका में ये द्विगुणित है, परिणत विभाजन से बनी हुई प्राथमिक भित्ति भी की कोशिका भी कैसी है, द्विगुणित है। प्राथमिक बीजाणु जनक की कोशिका भी कैसी है, द्विगुणित है। ठीक इसी तरह प्राथमिक भित्ति कोशिका में फिर से जो विभाजन हो रहा है वो एक प्रकार का समसूत्री विभाजन ही है। इसीलिए ये जो तीनों स्तर भी हैं वो कैसे हैं, 2n ही हैं, द्विगुणित ही है। ठीक इसी तरह इसमें भी समसूत्री विभाजन के द्वारा चूंकि लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी अब कैसी है, 2n है। अब बच्चों हमने क्या किया कि जो पराग कोश है उसके स्तर का निर्माण हमने कर दिया। हमें बनाना है प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका से जो बनी है बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब उससे हमें बनाना है लघु बीजाणु या परागकण। तो उससे हम परागकण बनाते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो बनी, ये अभी थी 2n। अब हमें लघु बीजाणु का निर्माण कराना है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बच्चों होगा अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के कारण 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा और चारों लघु बीजाणु में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी।
तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का, जिनको हम परागकण भी कहते हैं। तो अब आप देख लिए होंगे बच्चों कि पराग कोश के चारों स्तर का निर्माण और उसके अंदर पाए जाने वाला लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण कैसे हुआ। हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे ये सभी क्रियाएं हुई। तो चलो एक समरी हम बना देते हैं और आप लोग भी देखो। ये बच्चों था हमारा फूल, कुछ ऐसा था। जिसमें से अभी हमें बनाना है लघु बीजाणु या परागकण। तो इस पराग कोश को हम काटें। ये पराग कोश कुछ ऐसा हमें दिखा। इसमें अभी दो स्तर पाई गई। एक थी एपिडर्मिस और दूसरे इसके नीचे वाली कोशिका हाइपोडर्मिस। अब इस हाइपोडर्मिस वाली कोशिका में हुआ क्या। इस हाइपोडर्मिस में ही पाई जा रही थी कौन सी कोशिका, प्रपसु आरंभिक कोशिका। ये प्रपसु आरंभिक कोशिका फिर से विभाजित होकर बनाई प्रारंभिक भित्ति कोशिका और प्रारंभिक बीजाणुजनक कोशिका। अब ये जो बच्चों इस हाइपोडर्मिस में बाहर की तरफ जो बना प्राथमिक भित्ति कोशिका। अब मैंने बताया था कि यही जो भित्ति कोशिका है ये इस पराग कोश के स्तर का निर्माण करेंगी। तो कैसे करेंगी। अब ये जो पराग कोश था वो अब कैसा दिखने लगेगा। देखो बच्चों, ये पराग कोश कुछ ऐसा दिखेगा और इसमें अब तीन नए लेयर का, तीन नए स्तर का निर्माण हो गया होगा। तो पहला सबसे स्तर जो इसमें पाया जाता है, जो पहले से ही प्रेजेंट है, वो है एपिडर्मिस। दूसरा स्तर एपिडर्मिस के नीचे जो नया स्तर बना वो है एंडोथीसियम। फिर उसके बाद बीच में पाए जाने वाला मध्य स्तर और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में पाए जाने वाला कैपिटम। और ये तीनों, ये चारों स्तर में ये जो तीन नया स्तर बना है, ये जो तीन नया स्तर बना है, ये तीन नया स्तर बच्चों बना है इसी प्रारंभिक भित्ति कोशिका से। ठीक है, ये बना है इसी प्रारंभिक भित्ति कोशिका से। तो बच्चों अब पराग कोश का ये चारों स्तर है, अगर हम इसकी बात करें कि इनका सबका क्या कार्य क्या है, तो बच्चों पराग कोश में पाए जाने वाला जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मध्य स्तर है, ये तीनों इस पराग कोश को सुरक्षा प्रदान करती हैं।
यानी कि पराग कोष के हम सुरक्षात्मक स्तर की बात करें तो पराग कोष में सुरक्षात्मक स्तर बच्चों ये 3 होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मध्य स्तर। फिर करूं कि स्टैपिटम क्या कार्य है बच्चों, तो ये टैपिटम, अब ये जो प्रारंभिक बीजाणु जनक कोशिका है जो अभी इसी के अंदर पाई जा रही है, यहाँ पे पाई जाएगी अब प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका इसके अंदर। अब ये जो इसके अंदर प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका पाई जा रही है, ये जो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका है, ये बीजाणु जनक मात्र कोशिका बनाएगी। फिर बीजाणु जनक मात्र कोशिका से जो नई बनेगी लघु बीजाणु, उस लघु बीजाणु को ये टैपिटम क्या करेगा, न्यूट्रिशन, पोषण देगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे। अब देखो अभी हमने चारों स्तर बना लिया, हमने इसके चारों स्तर का निर्माण कर लिया है। चलो इसको थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। तो हमने बच्चों इस पराग कोश में चारों स्तर का निर्माण कर लिया है। ये बड़ा सा हमारा पराग कोश एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टैपिटम, ये चारों स्तर का बच्चों हमने निर्माण कर लिया है। इसके अंदर जो थी प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा इसी के अंदर बनाई बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसी के अंदर बनाई। अब इसी के अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, के अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, इसमें हुआ था अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके कारण ये जो लघु बीजाणु खानी थी उसके अंदर 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये 4 लघु बीजाणु कैसे बनी, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों परागकण, जिसको हम नाम देते हैं परागकण। अब ये जो 4 लघु बीजाणु होती है, ये आपस में जुड़ी होती है और जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम, सॉरी जो कंपाउंड होता है, जो कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसके कारण ये आपस में जुड़ी होती है, उसका नाम होता है कैलोज, कैलोज। और इस कैलोज को तोड़ने वाला एंजाइम जो होता है उस एंजाइम का नाम होता है कैलेज। जब इस लघु बीजाणु को, जब इस परागकण को इस लघु बीजाणुधानी से बाहर आना होगा तो ये कैलेज एंजाइम कार्य करेगा और इस लघु बीजाणु को अलग अलग कर देगा, ये लघु बीजाणु बाहर आ जाएंगी। बच्चों आज के क्लास में इतना ही। आज आपने देखा होगा कि पराग कोश के चारों स्तर का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं, पराग कोश के अंदर जो मेन पराग कण है उनका निर्माण कौन सी कोशिकाएं कर रही हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कि ये जो पराग कण बने हैं
वो इस लघु बीजाणुधानी से कैसे बाहर आते हैं, कैसे लघु बीजाणुधानी फटती है, इसके कारण जो ये जो 4 परागकण नए बने हैं, वो इस लघु बीजाणु के अंदर कितने प्रकार से विन्यसित हो सकते हैं, मतलब उनका बैठने का तरीका कितने प्रकार से हो सकता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए डिस्कस करूँगी। तब तक आप ये सब पढ़ लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, जो कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हमारी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताइए बच्चों, लेकिन कन्फ्यूज़न में नहीं रहिए, डाउट में नहीं रहिए। थैंक यू सो मच। कौन? हेलो? किसके? अच्छा ठीक है। हेलो? हेलो? कह रहे हैं भूटा है क्या नीचे?